नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि ट्रांसफार्मर के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। इससे पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि ट्रांसफार्मर की संरचना कैसे की जाती है, संरचना में किन किन भागों का अहम भूमिका होती है जिनके द्वारा ट्रांसफार्मर की संरचना नहीं हो सकती, जिसमें आप लोगों ने देखा कि कोर क्या होती है, कोर की संपूर्ण जानकारी को पॉइंट टू पॉइंट प्राप्त की, परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, आने की संभावना होती है, टिपिकली क्या होता है, सब के बारे में देखा। और उसके बाद वाइंडिंग देखी, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, या अपने सैंडविच वाइंडिंग या कंस्ट्रक्टेड वाइंडिंग, सब वाइंडिंग के बारे में देखा, कहाँ स्थापित होती है, क्यों होती है। वो तो क्या थे संरचना के मुख्य भाग। लेकिन आज देखते हैं कि वो संरचना के बाद में और ट्रांसफार्मर में क्या क्या सुविधाएं की जाती हैं, किसके आधार पर ट्रांसफार्मर आगे लॉन्ग समय तक काम करता है और आसानी से काम करने वाला होता है। इसलिए कहते हैं वो होते हैं ट्रांसफार्मर के मुख्य भाग, मेन पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर देखते हैं। दोस्तों, ट्रांसफार्मर के मुख्य भाग से संरचना के भागों, इन्हीं में से ज़्यादातर क्वेश्चन आने की संभावना होती है, जिससे कि मैं आपको काफ़ी बार बता भी चुका हूँ। जो पिछले वीडियो में बताया, आज फिर उन क्वेश्चनों को दोहराने की कोशिश करूँगा या आपको बताने की कोशिश करूँगा जो कि परीक्षा में आने की संभावना होती है और किस प्रकार के प्रश्न आते हैं वो देखेंगे। लेकिन कहाँ से, ट्रांसफार्मर के मुख्य भागों में से एक दो क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। ट्रांसफार्मर की बात करोगे, परिणाम मित्र की बात करोगे, तो मुख्य भागों में से एक दो क्वेश्चन अवश्य आता है। आप किसी भी पेपर को उठा के देखोगे, क्योंकि ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल अपने इस सेक्टर का सबसे मुख्य भाग होता है, सबसे मुख्य एक पार्ट्स होता है, एक इक्विपमेंट होता है। इसके ऊपर प्रश्न अवश्य ही एक आने की संभावना आती है, वो भी कहाँ से, मुख्य भागों में से तो पक्की आने की संभावना बनी रहती है। तो आज उस मुख्य भागों का और अध्ययन कर लेते हैं जितना हो सकेगा। वैसे तो मुख्य भाग बहुत जितना हो सकेगा मैं कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगा। फिर भी यदि एक दो पार्ट्स और बच जाते हैं, भाग बच जाते हैं, तो अगले वीडियो में देख लेंगे। कोशिश पूरी करूँगा कि आज ही पूरे हों, लेकिन फिर भी यदि टाइम ज़्यादा हो जाता है तो देखता हूँ आगे जाके मत में। तो अब क्या पढ़ेंगे, मेन पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर, ये देखेंगे आज। बहुत ही मुख्य इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, पूरा देखने के बाद आपको सब कुछ समझ में आएगा। और पूरा देखते हो साथ साथ में नोट्स जरूर बनाना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना बिल्कुल। अब देखते हैं यहाँ पे कि ट्रांसफार्मर के मुख्य भाग, परिणाम मित्र के मुख्य भाग कौन कौन से हैं, संपूर्ण जानकारी दूंगा आप लोगों को मैं। ऐसा कोई बीच में कोई स्टेप नहीं छोड़ूंगा कि आपको समझ में नहीं आए। जीरो लेवल से अध्ययन कराऊंगा ताकि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी, कमजोर से कमजोर स्टूडेंट होता है, वो भी आसानी से पकड़ मजबूत कर ले और उन लोगों की श्रेणी में पहुंच जाए जो टैलेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भाग कौन सा आता है, टैंक आता है, मेन टैंक आता है। सबसे पहला भाग देखेंगे, मेन टैंक आता है। ये क्या होता है इसके बारे में बताता हूँ आपको। इसे क्या कहते हैं, मुख्य टैंक। होता क्या है, देखो आप लोगों ने किसी प्रकार के ट्रांसफार्मर को देखा होगा, उसके अंदर क्या है वो नहीं देखा। आप लोग कहोगे ये क्या है, आप लोग उसको देखते बता दोगे सर ये ट्रांसफार्मर है, ये एक परिणाम मित्र है। क्यों, आप लोगों ने सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है वो एक बॉडी स्ट्रक्चर पूरा दिखाई दे रहा है आप लोगों को। क्या ट्रांसफार्मर का टैंक होता है, वो कैसा होता है, देखो आप लोगों को बताता हूँ। इस प्रकार से होता है, आप लोग सामने से देखोगे, फ्रंट से देखोगे तो इस प्रकार का टैंक होता है आप लोग के सामने। ऐसे यहाँ ये वैसे वर्गाकार आयताकार एक ड्रम की एक बॉक्स की भांति होता है, और यहाँ पे नट बोल्ट होते हैं इसके ऊपर, ये प्लेट होती है इसके ऊपर नट बोल्ट लगे होते हैं, क्रिकेट नट बोल्ट से टाइट कर सकते हैं। ये क्या, मुख्य टैंक, टैंक की बात कर रहा हूँ मैं। वैसे देखो जाए टैंक में क्या, देखो ये टैंक अब होता किसका है, क्या काम आता है, इसके अंदर क्या होता है, क्यों होता है, वो सब बातें देखेंगे। तो टैंक में होता क्या, देखो सबसे पहले देखो आप टैंक का काम क्या है और किस धातु से बना होता है और किस साइज का होता है, उसकी बात कर लेते हैं। तो टैंक की बात करें, यहाँ से देखो ये स्टील का बना होता है, स्टील का बना होता है। एक तो सबसे बड़ी बात ये आती है। फिर उसके बाद देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। आप देखो इसके अंदर तेल भरा होता है, क्या होता है, तेल होता है इसके अंदर, पूरे टैंक में तेल भरा होता है। आप किसी भी प्रकार के ट्रांसफार्मर देखोगे, इसके ऊपर नीचे क्या व्यवस्था है वो व्यवस्था बताऊंगा। इसके अंदर क्या है, पूरे के पूरे टैंक में तेल होता है। कौन सा तेल होता है, एक खनिज ऑयल होता है या सिंथेटिक ऑयल होता है। वो आपको इस पार्ट्स में ही आएंगे, खनिज तेल क्या होता है, तेल के बारे में बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। इसके मुख्य भागों में भी आएंगे। तो ये क्या है, ये ऑयल है, ट्रांसफार्मर ऑयल। जो एक प्रकार का खनिज तेल होता है, उसको पढ़ेंगे आगे।
और इसके अंदर क्या होता है, और इसके अंदर आपको बताऊं, एक इसके अंदर कोर होती है कोर पड़ी होती है बस इसके अंदर, ये आप लोग देखोगे ये कोर होती है, ये कोर होती है इसके अंदर। और उसके अंदर क्या होता है, इसके ऊपर वाइंडिंग होती है। कोर के ऊपर क्या होती है, वाइंडिंग, जो पिछली वीडियो में देख चुके हैं, कोर के ऊपर वाइंडिंग होती है। कौन सी, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, ये वाइंडिंग होगी इसके ऊपर। अब दो वाइंडिंग होगी, तो एक प्राइमरी होगी एक सेकेंडरी, मैं दोनों दिखा देता हूं यहाँ पे। ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग होगी और दोनों के संयोजन देखो, यहाँ पे टैंक में क्या होंगी, बुशिंग होंगी यहाँ पे आप लोगों को लगेगा कि टैंक के ऊपर यहाँ की थी बुशिंग होती है, दो बुशिंग इधर होती हैं और दो बुशिंग इधर होती है, 4 बुशिंग होती हैं दो इनपुट की और 2 आउटपुट की। पीछे देखो जाए तो यदि 3 फेज का ट्रांसफार्मर को 4 साइड में होगी और 3 जो होंगी वो एलवी साइड में बुशिंग होंगे यहाँ पे। इन वाइंडिंगों का संयोजन किससे होगा, बुशिंग से होगा। अब बात वो है कि बुशिंग तो बाहर होती है, अंदर क्या होता है, अंदर की बातें कर लेते हैं। तो देखो अब अंदर क्या हो गया, इसके अंदर तेल हो गया और इसके अंदर ये आपकी कोर होगी और उसके बाद में आप लोगों ने इसके अंदर वाइंडिंग होगी। तो 3 चीज़ें इसके अंदर समायोजित होती हैं, तीनों चीज़ों की सुरक्षा करता है। तो क्या लिखेंगे, टैंक में कोर होती है, वाइंडिंग होती है और ट्रांसफार्मर तेल होता है। इसका मतलब तीनों को स्थान प्रदान करता है। टैंक क्या करता है, कोर, तेल और वाइंडिंग तीनों को स्थान प्रदान करता है। लिख लो तीनों को, एक तो कोर, तेल और कुंडलन। कुंडलन कोशी भी होंगी, जिस प्रकार की सबको कुंडलन को स्थान प्रदान करता है। एक इसका मुख्य कार्य होगा, स्थान प्रदान करता है, ये आवाज देता है, इसको स्थान प्रदान करता है। एक बात ये होगी। उसके बाद देखो टैंक और क्या करता है, स्थान प्रदान के अंदर बाहर से जो भी चोट लगेगी, आंतरिक जो चोटें होंगी वो किसके ऊपर होंगी, सब टैंक पर लग जाएंगी। तो कहने की बात आती है तेल किसको सुरक्षा प्रदान करता है, काफी बार आता है तेल, टैंक किसको सुरक्षा प्रदान करता है, टैंक तेल को करता है, तेल बाहर नहीं निकलने देता है, उसके अंदर सुरक्षा होती है। उसके बाद में सुरक्षा प्रदान करता है वाइंडिंग और कोर को, यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करता है। किसको, वाइंडिंग और तेल को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करता है। अब उसके बाद टैंक की साइज क्या होगी, टैंक की साइज ट्रांसफार्मर की क्षमता के आधार पर होगी। इसकी साइज क्या होगी, साइज की बात की जाए तो साइज ट्रांसफार्मर की क्षमता के आधार पर होती है, क्षमता के आधार पर होती है। एक या कितनी क्षमता की, क्षमता अधिक बढ़ती जाएगी तो ट्रांसफार्मर की कोर बढ़ेंगी, वाइंडिंग के आकार बढ़ता जाएगा, कोर का आकार बढ़ता जाएगा, उसी प्रकार टैंक का आकार भी बढ़ता चला जाएगा। अब उसके बाद आती है कि टैंक की मोटाई, ये टैंक की जो चादर लगा रखी है, स्टील की चादर से इसको टैंक को बनाया है, इन चादरों की मोटाई कितनी होती है, बाहर जो परत लगा रखी है, जो टैंक की जो चादर लगा रखी है, चादरों की मोटाई कितनी होती है, फिक्स नहीं होती है, फिर भी आपको बताता हूँ कितनी हो सकती है। ये इसकी मोटाई की बात की जाए, इसकी मोटाई 5 mm से शुरू होती है, याद रखना। और जितनी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी उस हिसाब से इसकी मोटाई भी बढ़ती जाएगी। कहाँ तक पहुँच सकती है, 12 mm तक होती है, याद रखना। 12 mm, इसकी मोटाई कितनी होती है, 5 mm से 12 mm तक इसकी मोटाई रखी जाती है। वो क्षमता के आधार पर होगी, मिनिमम 5 होगी और मैक्सिमम 12 होगी। इसके बीच में जो क्षमता बढ़ाएंगे 6 हो सकती है, 7, 8, 9, 10 जितनी हो सकती है वो इसकी मोटाई हो सकती है। ये तो थी आपके टैंक की बात। मेन टैंक को आप लोगों ने लगाया, उसके अंदर क्या होता है, किस प्रकार ये कार्य करता है, क्या करता है, आप लोगों को बताया। अब देखो तेल का काम क्या था ये बताएंगे आप लोगों को, वाइंडिंग का काम क्या है ये मैं बता चुका हूँ, उससे पहले कोर का कार्य क्या है ये पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, टैंक का कार्य मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं और क्या व्यवस्था होती है। और होता है कंजर्वेटर टैंक होता है, याद रखना बात। दूसरा क्या होता है, कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक होता है, अब इसको क्या कहेंगे, ये कहाँ स्थापित होता है, इसका कार्य क्या है, इसको कहता है संरक्षक टैंक। संरक्षक टैंक कहते हैं। अब इसका मुख्य कार्य देखो कहाँ लगा होता है। आप लोगों ने ट्रांसफार्मर देखा होगा या कहीं भी आप लोगों ने निगाह आपकी निगाहें गई होगी, आप लोगों की दृष्टि गई होगी कि खेतों में लगा होगा, रोड पे लगा होगा, सिटी में लगा होगा, गांव में लगा होगा। ट्रांसफार्मर टैंक आपने ट्रांसफार्मर देखा, उसके पीछे ये तो मेन टैंक है, उसके ऊपर एक छोटा टैंक और होता है, एक छोटा टैंक और होता है। जैसे यहाँ लगा देता हूँ मैं, ये लगाया छोटा टैंक, यहाँ पे एक पाइप लगाई और इस पाइप से एक छोटा टैंक और लगा दिया, ऐसे लगा दिया छोटा टैंक। ये क्या है, ये मुख्य टैंक से एक पाइप के द्वारा स्थापित संयोजित होता है, जुड़ा हुआ होता है। किससे, मुख्य टैंक के ऊपर एक पाइप के द्वारा जुड़ा होता है।
याद रखना बात। ये संरक्षक टैंक का छोटा टैंक एक परिणाम मित्र के मुख्य टैंक पर एक ड्रम के आकार का छोटा टैंक होता है, जिसको कंजर्वेटर टैंक के नाम से जानते हैं, जो एक पाइप के द्वारा मुख्य टैंक से जुड़ा होता है। ठीक है ना, ये तो थी बात इसकी। और अब इसका कार्य क्या है वो देखेंगे। मान लीजिए कि ये ट्रांसफार्मर कार्य करता है, ऑपरेशन होता है ट्रांसफार्मर में, जैसे काम करता है, लोड लगा दिया, लोड लगाने तो क्या होगा, सबसे पहले वाइंडिंग गर्म होगी, वाइंडिंग से कोर गर्म होगी, कोर वाइंडिंग में जो ऊष्मा उत्पन्न होगी वो कहाँ जाएगी, वो तेल के पास जाएगी। गौर से सुना मेरी बात। इसका मुख्य कार्य क्या आपको समझ में आएगा। इसको लोड लगाया आप लोगों ने, ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग में लोड दिया, प्राइमरी लगा दी, सेकेंडरी से लोड लगा दिया। अब धीरे धीरे लोड लगेगा, धारा चलेगी तो क्या होगा, वाइंडिंग गर्म हो जाएगी। वाइंडिंग गर्म होगी, वाइंडिंग के साथ क्या गर्म होगा कि वाइंडिंग किसके ऊपर है, ये वाइंडिंग कोर के ऊपर है। फिर कोर गर्म होगी, कोर गर्म होगी तो वो ऊष्मा कहाँ जाएगी, वाइंडिंग में भी ऊष्मा और कोर में भी ऊष्मा, वो जाएगी तेल के पास। अब तेल गर्म होगा, अब तेल एक तरल पदार्थ है, तेल गर्म होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, मतलब कि उसका आयतन बढ़ेगा। तेल का आयतन बढ़ेगा तो तेल का फैलाव होगा, तेल का फैलाव होगा तो इसके लिए पैक कर दें यहाँ से, तो तेल का फैलाव कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जा सकता, गैस बन के तेल का टैंक फट जाएगा। तो क्या होगा, वो तेल ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा, यहाँ से तेल का फैलाव होते तेल ऊपर जाने की कोशिश करेगा, यहाँ जाएगा तेल, यहाँ पे इसके पास जाएगा तेल। और ये 1/3 तेल, इसमें काफी बार प्रश्न पूछाता है कि कंजर्वेटर टैंक में तेल कितना होता है, पहले से ही भरा होता है। कंजर्वेटर टैंक में तेल पहले से ही भरा होता है, कितना, 1/3। याद रखना बात, 1/3 तेल, काफी बार पूछा गया प्रश्न, 1/3 तेल कंजर्वेटर टैंक में पहले से ही मौजूद होता है, मतलब कंजर्वेटर टैंक 1/3 तेल से भरा हुआ होता है। अब ये तेल, ये तो ठंडा है, ये तेल गर्म है, लेकिन क्या होगा, वो ये गर्म तेल ऊपर जाएगा, इस ठंडे तेल में जाएगा, तो ठंडे तेल में जाते क्या होगा, ये इसकी ऊष्मा को ले लेगा और फिर ठंडा होते नीचे चला जाएगा। तो ये क्रिया पूरे दिन चलती रहेगी जब तक इस पर लोड लगता रहेगा। तेल गर्म होगा ऊपर जाएगा, ठंडा होगा नीचे आ जाएगा, तेल गर्म होगा ऊपर जाएगा, इसके साथ मिलेगा, ठंडा होगा नीचे आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, इस तेल के, इस मुख्य टैंक के तेल के स्तर को बनाए रखेगा। तो कंजर्वेटर टैंक का मुख्य कार्य क्या होगा, ये मुख्य टैंक में तेल के स्तर को बनाए रखना। क्या होगा उसका मुख्य कार्य, मुख्य टैंक में तेल के स्तर को बनाए रखना, ये इसका मुख्य कार्य है। किसका, कंजर्वेटर टैंक का मुख्य कार्य बनाए रखना, एक आप याद रखना। उसके बाद देखो, इसने मुख्य टैंक के तेल के स्तर को बनाए रखा, और उसके बाद में उसका काम क्या, देखो ये क्या करेगा, मान लीजिए जहाँ से तेल ये अपने तापमान बढ़ेगा, आयतन फैलाव होगा, तो उस तेल को, फैलाव होने वाले तेल को सहारा, मतलब कि फैलाव वाले तेल की आपूर्ति करता है, स्थान प्रदान करता है। क्या करेगा, उसे कह सकते हैं तेल यदि गर्म, मुख्य टैंक यदि गर्म होता है, तेल गर्म होता है, उसको फैलाव होता है, फैलाव को कौन स्थान प्रदान करता है। काफी बार पूछा जाता है कि यदि ट्रांसफार्मर गर्म हो जाता है, ट्रांसफार्मर तेल गर्म हो जाता है, उसको तेल का आयतन बढ़ता है, उस आयतन में बढ़े हुए तेल को स्थान कौन देता है, ये कंजर्वेटर टैंक ही देता है। ठीक है, अब बात आती है कि वाइंडिंग से तेल कितना गर्म हो सकता है और कितने गर्म होने तक उसको रोका जा सकता है। इसको कहते हैं कि तेल कितना गर्म होता है, इसलिए कहते हैं वाइंडिंग में ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण तेल का तापमान, वाइंडिंग में ऊष्मा उत्पन्न होगी, वाइंडिंग में ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण तेल का तापमान की बात करें, तेल का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक परिवर्तित होता है। और इससे ऊपर जाएगा तो मतलब कि ज़्यादा नुकसान होने की संभावना रहती है। तो 95 डिग्री तक परिवर्तित होगा, तो जहाँ तक आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। कुछ तो ये करेगा, कुछ और व्यवस्थाएं बताएंगे यहाँ पे कि और व्यवस्थाएं क्या होती हैं। ठीक है, ये तो थी बात इसकी। तो बस कंजर्वेटर टैंक एक संरक्षक टैंक होता है जो मुख्य टैंक के ऊपर एक पाइप से जुड़ा होता है। ये 1/3 तेल से भरा होता है। इसका मुख्य कार्य होता है कि ट्रांसफार्मर मेन टैंक में तेल के स्तर को बनाए रखना तथा ट्रांसफार्मर गर्म होने पर उसमें तेल में जो फैलाव होता है उस फैलाव को, उस तेल के फैलाव को स्थान प्रदान करना, ये इसका मुख्य कार्य होता है। ठीक है, और आगे देखो और मुख्य कार्य क्या है। मान लीजिए कि ये तेल तो 1/3 तेल से पहले भरा है, यहाँ तक इसकी लिमिट दे दी, 1/3 तेल से पहले भर दिया इसने यहाँ तक। अब ये तेल इसके पास जाएगा, ये तेल इसके पास जाएगा, ऊपर जाएगा, तो इसका तीसरा तो ऊंचा जाएगा। अब यहाँ क्या है, देखो यहाँ हवा है, यहाँ हवा है, शुष्क हवा है, यहाँ का खाली है ना, शुष्क हवा है। अब शुष्क हवा के ऊपर पीछे क्या करेंगे, यहाँ से एक पाइप लगाएंगे। मैं आपको बताऊंगा पाइप क्यों लगाते हैं, मैं तो थोड़ी से पहले आपको रेफरेंस के तौर पर बता रहा हूँ। यहाँ से एक पाइप लगाई जाती है, यहाँ से ये पाइप लगा दी ऐसे,
यहाँ कुछ और व्यवस्था लगाएंगे तो क्या होगा, वह हवा उस पाइप के द्वारा बाहर निकलेगी और अंदर आएगी। ये तेल नीचे जाएगा तो अंदर आएगी, मतलब कि ये श्वसन क्रिया को भी पूरी करवाता है, ठीक है ना, श्वसन क्रिया को भी पूरी करवाता है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि कंजर्वेटर टैंक में जो शुष्क हवा होती है वो ब्रीदर के द्वारा बाहर निकलेगी और ब्रीदर से शुष्क हवा अंदर आएगी। वो बाद की बात है, क्योंकि ब्रीदर पढ़ेंगे तब बताएंगे ब्रीदर कहाँ लगाया जाता है। तो यहाँ तक कि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या है या प्रश्न समझ में नहीं आया या क्वेश्चन समझ में नहीं दिया, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए तो कमेंट्स में लिख के मेरे बताना, और आगे इसका और देखते हैं क्या अध्ययन होता है। अब देखो आगे की बात करें, आगे आप लोग देखोगे कि इस जो ये तेल है, ये तेल गर्म हुआ। मैंने आपको बताया था कि मुख्य भाग तो ये है, वाइंडिंग है और कोर है, इनसे ही परिणामत्र का निर्माण होता है, लेकिन बाकी बात की व्यवस्था की गई है। मान लीजिए कि तेल गर्म हुआ, अधिक गर्म हुआ, इसमें जितना ठंडा होना था वो हो गया, उसके बाद क्या होगा, और भी अधिक गर्म होता तो उसको ठंडा कौन करेगा। फिर कितना तेल इसके अंदर होगा, ये भी देखते हैं कितना तेल इसके अंदर होगा, वो भी बताता हूँ आपको। तो यहाँ सबसे पहले एक व्यवस्था और की जाती है, इस टैंक में ही एक व्यवस्था और की जाती है, वो आपको बताता हूँ। यहाँ कुछ शीतलन पाइप लगाते हैं, कूलिंग ट्यूब लगाते हैं। क्या लगाएंगे, अगला पॉइंट आता है कूलिंग ट्यूब। काफी बार परीक्षा में यही क्वेश्चन भी आता है, कूलिंग शीतलन पाइप, ये होता है देखो शीतलन पाइप। अब आप लोगों ने शीतलन पाइप कहाँ लगाएंगे, इस मुख्य टैंक की बॉडी पर ही लगाएंगे। मुख्य टैंक इसके ऊपर लगाएंगे। कहाँ से लगाएंगे, देखो यहाँ से लगाते हैं, मुख्य टैंक की बॉडी पर यहाँ से कुछ पाइप लगा देते हैं। यहाँ से आप लोगों को कहीं नजर आएगा, आप लोगों ने देखा होगा कहीं कहीं नजर आएगा आप लोगों को कि ये क्या व्यवस्था होती है। आपको बताता हूँ ये व्यवस्था क्या होती है, क्या काम आती है ये व्यवस्था। ये व्यवस्थाएं होती हैं, देखो यहाँ पे ये देखो दोनों साइड में लगाते हैं। ये एक साइड में नहीं, दोनों साइड में लगी होती है ये। अब इनका भी मैं कार्य बताऊंगा आप लोगों को कि इनका कार्य क्या है, इनको किस नाम से जाना जाता है और क्यों लगाए जाते हैं, इनका मुख्य उपयोग क्या रहेगा, अभी बताता हूँ आपको। देखो मैं ये लगा दिया। अब देखो क्या होगा, यहाँ कुछ व्यवस्थाएं होती हैं कि तेल इधर नहीं जाएगा। यहाँ कुछ वाल्व लगाए जाते हैं कि ये वाल्व इधर लगाते हैं तो बंद हो जाता है, यहाँ से खुलेगा, इधर से प्रेशर लगेगा तो ये इधर खुलेगा, तेल इधर आ सकता है। तो तेल का प्रसार कहाँ होगा, ऐसे होगा इसकी तेल का प्रसार, ऐसे। ये भी काफी बार आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, आपको बताता हूँ क्या होता है। देखो ये ऐसे, ये देखो ये क्या होते हैं, शीतलन पाइप होते हैं। किसके ऊपर, ट्रांसफार्मर मुख्य टैंक पर शीतलन पाइप लगाई जाती है। अब इसका कार्य है, मान लीजिए ट्रांसफार्मर लोड पे कार्य कर रहा है, ट्रांसफार्मर का तेल गर्म होगा, सबसे पहले वाइंडिंग गर्म होगी, वाइंडिंग के साथ कोर गर्म होगी, कोर से तेल गर्म होगा, तेल का आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो तेल, हम ये चाहेंगे कि तेल ठंडा हो, हम क्या चाहते हैं कि तेल आसानी से ठंडा हो। तो क्या करेंगे, उस तेल को हवा में प्रसारित करेंगे। तो इसमें देखो ये बीच में कोई ये पाइप खुली होती है, तो इस पाइपों में तेल कहाँ जाएगा, देखो तेल का ये इसके अंदर जाएगा तेल ऐसे, और यहाँ से बाहर निकलेगा, ये जाने का है और ये बाहर निकलने का, ये ऐसे इसके तेल के अंदर आएगा, ऐसे ऐसे होगा तेल। तो तेल कहाँ जाएगा, इधर से अंदर जाएगा, ये जाएगा अंदर, ये जाएगा और ये जाएगा, और यहाँ से बाहर निकलेगा ऐसे। तो पाइपों में अंदर ये जाएगा यहाँ से, तो क्या कर सकते, तेल गर्म होगा, तेल यहाँ से इसके अंदर जाएगा, और ये बाहर पे क्या है, ये हवा में है, ये पाइप का है, ये एयर में है, वातावरण में स्थित है पाइप। तो वातावरण में हवा लगती रहती है और तेल ठंडा होता रहता है, हवा लगती रहती है, तेल ठंडा होता है। जो तेल ठंडा होता है इसके अंदर आ जाता है, जो तेल ठंडा होता है तो पूरे दिन ये सर्कुलेशन चलता रहता है, पूरे दिन सर्कुलेट चलता रहेगा इधर से इधर, तो तेल आसानी से ठंडा होता रहेगा, अंदर जाता रहेगा, ठंडा होता रहेगा, और इस ऊष्मा को ये हवा में प्रसारित कर देगा, ऊष्मा को हवा में प्रसारित कर देगा। कौन करेगा, ये शीतलन पाइप करेंगे। तो इसका काम क्या हुआ, तेल के तापमान को बनाए रखना। इसका मुख्य कार्य क्या हुआ, तेल के तापमान को बनाए रखना। अब देखो आप लोगों ने मोटर गाड़ी में देखा होगा, इंजन के आगे कुछ पानी डालते हैं। क्यों डालते हैं, क्योंकि वो पानी
तेल के इंजन के अंदर से घूम के आता है, तो इंजन के अंदर का टेम्परेचर वो बाहर प्रसारित कर देता है तेल उस पानी के द्वारा, तो उसको क्या कहते हैं, रेडिएटर कह सकते हैं। तो ये तो कुछ पाइप हैं, कुछ रेडिएटर की व्यवस्था होती है, ऐसी होती है यहाँ से 2 पाइप लगते हैं, एक पाइप ये लगा एक पाइप ये लगा, और यहाँ कुछ पत्तियाँ होती हैं ऐसी, इन पत्तियों में तेल आता जाता रहता है। इधर भी क्या होंगे, ये एक पाइप ये लगाएंगे और एक पाइप नीचे लगाएंगे और यहाँ कुछ पत्तियाँ होंगी ऐसे, इन पत्तियों में तेल आता जाता रहेगा और घूमता रहेगा। तो ये क्या है, ये रेडिएटर, इसको रेडिएटर के नाम से जान सकते हैं। शीतलन पाइप को यदि पाइप के द्वारा तेल को ठंडा करते हैं, तेल को प्रसारित करते हैं, तो क्या होगा, इसको कहते हैं रेडिएटर। तो ये इन्हें रेडिएटर के नाम से जाना जाता है, इन्हें रेडिएटर के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका ये स्थापित क्या होते हैं, मुख्य टैंक पर स्थापित होते हैं। मुख्य टैंक के दोनों साइड, मुख्य टैंक के दोनों साइड स्थापित होते हैं, लगा दिए दोनों साइड। अब इसका काम क्या रहेगा, जब ट्रांसफार्मर लोड पर कार्य करता है तो वाइंडिंग की ऊष्मा से तेल गर्म होता है। लिख लेना, जब ट्रांसफार्मर लोड पर कार्य करता है तो वाइंडिंग की ऊष्मा से तेल गर्म होता है और तेल का आयतन बढ़ता है। तेल का आयतन बढ़ेगा तो कूलिंग ट्यूब या रेडिएटर में से तेल प्रवाहित होगा, जो वायु के संपर्क में आकर ठंडा होकर वापस मुख्य टैंक में पहुंच जाता है। यहाँ कुछ इस प्रकार की व्यवस्था होती है, यहाँ वाल लगे होते हैं, ये वाल इधर प्रेस लगेगा तो खुल जाएगा, ये इधर से खुलेगा, ये इधर से नहीं खुलेगा। तो इस प्रकार ये तेल आदान प्रदान होता रहेगा, तेल ठंडा होता रहेगा। इसलिए कह सकते हैं इस कूलिंग ट्यूब का या फिर रेडिएटर का कार्य क्या है, ट्रांसफार्मर कूलिंग ट्यूब रेडिएटर परिणामतः तेल के या कोर की वाइंडिंग के तापमान को कंट्रोल करने के काम आता है। ये आपकी कूलिंग पाइप होगी। अब और आगे इसकी व्यवस्था देखते हैं क्या क्या मुख्य भाग होते हैं जो कि इसको प्रचालित करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। अब देखो आगे लगाएंगे एक टेम्परेचर गेज लगाएंगे, वो भी काफी बार पूछा टेम्परेचर गेज या तापमान गेज कहाँ लगा होता है और इसका मुख्य कार्य क्या है। तापमान गेज यहाँ लगाते हैं, देखो यहाँ पे एक छोटा मीटर लगा देते हैं, टेम्परेचर मीटर जिसको थर्मामीटर बोलते हैं, यहाँ लगाते हैं, यहाँ पे लगाया थर्मामीटर, ये लगाया थर्मामीटर। अब इसका काम क्या है, देखो ट्रांसफार्मर तेज गर्म होगा या उसका ठंडा होगा, तापमान कितना रहेगा, कितने डिग्री से तापमान अधिक जाएगा तो नुकसानदायक हो सकता है, कितने डिग्री पे आग पकड़ सकता है, वो तो ट्रांसफार्मर तेल पढ़ाएंगे तब बताएंगे आपको। उससे पहले देखिए ट्रांसफार्मर में तेल जो लगा है उस तेल का तापमान कितना है, उसका तेल का टेम्परेचर कितना है, उस टेम्परेचर को नापने के लिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, टेम्परेचर गेज लगाएंगे। इसका नाम है टेम्परेचर गेज। क्या लिखेंगे, टेम्परेचर गेज। टेम्परेचर गेज इसको बोलते हैं थर्मामीटर। थर्मामीटर लगाएंगे यहाँ पे। अब इसका कार्य क्या है, मुख्य टैंक में, ट्रांसफार्मर के मुख्य टैंक में तेल के तापमान को नापने के लिए ट्रांसफार्मर के ऊपर, ट्रांसफार्मर के मुख्य टैंक के ऊपर तापमान गेज लगाया जाता है। अब ये काम क्या करेगा, ये मुख्य टैंक में तेल का तापमान नापेगा, तो तेल का तापमान कितने से अधिक नहीं होना चाहिए, ये मुख्य नोट क्या लिखोगे, ट्रांसफार्मर तेल का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा वो नुकसानदायक होगा। तो कितना होगा, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होगा, तो बताएगा आप लोगों को कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए इसका तापमान। तो ये बता देगा आपको कि 57 चल रहा है, 58 चल रहा है, या 100 चल रहा है, 80 चल रहा है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है, वो बताएगा आप लोगों को। ये तो थी बात। अब एक आता है ऑयल गेज। अब ये तो तेल के तापमान को नापता है, जिसको तापमान गेज कहते हैं, टेम्परेचर गेज कहते हैं। एक ऑयल गेज आता है, वो कहाँ लगा होता है, मैं आपको ऑयल गेज के बारे में बताता हूँ। ऑयल गेज यहाँ लगा होता है। इसका देखो मैं एक छोटा सा नमूना दिखाता हूँ आपको बना के कि ऑयल गेज कैसा होता है। यहाँ लगा होता है। जैसे ये क्या है, ये आपका कंजर्वेटर टैंक है, ये क्या है, ये कंजर्वेटर टैंक है। तो यहाँ एक ऑयल गेज लगा होता है, यहाँ पे ये होता है ऑयल गेज। ये क्या हो गया, ये ऑयल गेज हो गया। ये ऑयल गेज। तेल गेज होता है। अब इसका काम क्या है, ये कंजर्वेटर टैंक में तेल के स्तर को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका कंजर्वेटर टैंक में कितना तेल है, अब कितना होना चाहिए, सबसे पहले आपको बताया 1/3 तेल होना चाहिए। 1/3 तेल से कम है तो उसमें तेल और डालना चाहिए, यदि अधिक है तो निकालना चाहिए।
क्योंकि 1/3 तेल तो उसके बाद में ये हवा भी चलेगी और ये ऊपर प्रसारित होकर जगह भी चाहिए, तो कितना होना चाहिए 1/3 तेल, तो ये होता है इसके ऊपर। तो कह सकेंगे कि ये ऑयल गेज कहाँ लगा होता है, ऑयल गेज होता है संरक्षक टैंक के एक साइड में लगा होता है, जो कंजर्वेटर टैंक के तेल के स्तर को देखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जिसको ऑयल गेज कहते हैं। छोटी व्यवस्था ये होगी, मैं आपको फिर वो बताऊंगा सुरक्षा की कौन कौन सी थी, वो भी आएंगे आपके सामने। एक होता है ड्रेन वाल्व और एक फिल्टर वाल्व होता है। तो ड्रेन वाल्व तो यहाँ लगाते हैं, देखो ये मेरे पास गौर से सुनो, ड्रेन वाल्व तो यहाँ लगाएंगे, ड्रेन वाल्व यहाँ लगाएंगे, यहाँ पे इस साइड में कुछ वाल्व लगा देंगे यहाँ पे। ये क्या होगा, ड्रेन वाल्व। अब बताओ ड्रेन वाल्व कहाँ लगा होता है, एक होता है फिल्टर वाल्व, एक होता है फिल्टर वाल्व, फिल्टर यहां लगा देते हैं, फिल्टर वाल्व। ये फिल्टर वाल्व है। छोटी छोटी बातें हैं कि परीक्षा में आज की फिल्टर वाल्व का काम क्या होता है या फिर ड्रेन वाल्व का काम क्या होता है। इसका कार्य क्या, देखो ड्रेन वाल्व होता है ट्रांसफार्मर को खाली करने के लिए। ये कहाँ लगा होता है, ट्रांसफार्मर टैंक के नीचे की दिशा में, नीचे की ओर लगा होता है। ड्रेन वाल्व मेन टैंक से तेल निकालने के लिए अर्थात मेन टैंक को खाली करने के लिए प्रयोग किया जाता है इस ड्रेन वाल्व का, ठीक है। और एक होता है फिल्टर वाल्व। फिल्टर वाल्व मेन टैंक के ऊपर लगा होता है, जो तेल में जो ट्रांसफर तेल को फिल्टर करते समय प्रयोग में लाया जाता है। फिल्टर करेंगे इस तेल को, तब इसका प्रयोग किया जाएगा। ये होता है इसका काम। अब देखो छोटी छोटी बातें और आती हैं। एक PRV लगी होती है, उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले देखो ये क्या है, एक वो आता है क्या, टेप चेंजर लगा होता है। सबसे मुख्य बात आती है टेप चेंजर। टेप चेंजर वैसे इसका भाग तो नहीं है, किसका, ट्रांसफार्मर का भाग नहीं है, लेकिन ट्रांसफार्मर में प्रयोग किया जाता है। ये कह सकते हैं टेप चेंजर के बिना भी ट्रांसफार्मर आराम से चल सकता है। अपने गांव में देखो जो 11 के 11 के ट्रांसफार्मर लगे हैं, इसमें कोई सी में टेप चेंजर नहीं है। तो क्या कह सकते हैं टेप चेंजर किसी ट्रांसफार्मर का मुख्य भाग है, नहीं, भाग नहीं है, लेकिन लगा होता है। पावर ट्रांसफार्मर में डिस्ट्रीब्यूशन जो डिस्ट्रीब्यूशन GSS होते हैं, अपने सब स्टेशन होते हैं, उनमें टेप चेंजर लगा होता है। तो टेप चेंजर के बारे में काफी बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि टेप चेंजर क्या होता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ये कहाँ स्थापित होता है, क्यों स्थापित होता है, उसको स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। इनके बारे में काफी बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज उनके बारे में और बता देता हूँ कि टेप चेंजर क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, जो कि एक ट्रांसफार्मर का मुख्य भाग नहीं होने के कारण यहाँ पे अधिकतर प्रयोग किया जाता है। अब अगला क्या पढ़ेंगे, टेप चेंजर के बारे में देखते हैं। ये आप लिख लेना, मैं मिटा देता हूँ और आगे उसके बारे में और दिखाता हूँ आपको क्या क्या होता है, क्या क्या व्यवस्थाएं होती है। देखो अब पढ़ेंगे टेप चेंजर। इसका बोलता है टेप परिवर्ती, हिंदी में टेप परिवर्ती बोलते हैं इसको। इसका नाम क्या क्या है, क्या काम आता है, देखो। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर कितनी वाइंडिंग है, 2 वाइंडिंग होंगी, आप लोगों ने देखा होगा। वाइंडिंग कितनी है, 2 वाइंडिंग है। एक कौन सी है, एक है प्राइमरी, इसको प्राथमिक वाइंडिंग कहते हैं, और एक सेकेंडरी है। एक प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी वाइंडिंग, 2 वाइंडिंग देखिए आप लोगों ने। अब कौन सी वाइंडिंग का संयोजन कहाँ होता है, आप लोग अच्छी तरह जानते हो। कौन सी वाइंडिंग का संयोजन कहाँ होता है, प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई से संयोजित करते हैं, इसको सप्लाई देते हैं, और उसको लोड से संयोजित करते हैं। ये आप लोग अच्छी तरह जानते हो। अब प्राइमरी वाइंडिंग में माना कि वोल्टेज का देखो, अब मान लीजिए कि 11 अपने 440 का वोल्टेज है, या फिर आप मान लो कि 33 ऐसे 33/11 kV का ट्रांसफार्मर है, ऐसे मान लेते हैं। फिर लंबी लाइनें होंगी 11 kV, या फिर ऐसे मान लेते हैं कि 132 kV/33 का ट्रांसफार्मर, 132 kV/33 kV का ट्रांसफार्मर है। इसका मतलब कि इनपुट में इसकी प्राइमरी में क्या होगा, इसकी प्राइमरी में 133 kV मतलब 1,32,000 वोल्टेज, और इसके सेकेंडरी में कितना वोल्टेज, 33 kV वोल्टेज रहेंगे सेकेंडरी में। अब मान लीजिए कि यहाँ पे लोड लगाया, लोड के कारण क्या लंबी लाइनें होंगी और लोड बढ़ जाएगा, लंबी लाइनें होंगी, लोड बढ़ जाएगा। तो धीरे धीरे मानेंगे 10 किलोमीटर की, 20 किलोमीटर की लाइनें होगी, लंबी लाइनें प्रसारित ये होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप अधिक हो जाएगा। एक तो लोड के कारण वोल्टेज घट जाएगा, और दूसरा लंबी लाइन होने के कारण वोल्टेज ड्रॉप भी हो जाएगा। अब वोल्टेज ड्रॉप होगा, मान लीजिए कि आपने यहाँ से इस ट्रांसफार्मर की बात करें, मैं एक छोटा आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा आपको कि कैसे होता है। देखो मान लीजिए कि ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये आपकी कोर होगी, और ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। मान लीजिए कि आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग है,
अब गौर से सुनना, यहाँ आप लोगों ने ये कैसा है, ये ट्रांसफार्मर की रेटिंग देखें तो 132 kV ओब्लिक 33 kV है। इसका मतलब यहाँ क्या होंगे, 132 kV वोल्टेज होगा, AC वोल्टेज होगा, और यहाँ क्या मिलेगा आपको, 33 kV वोल्टेज मिलेगा। अब लंबी लाइन होगी, माना कि 10 किलोमीटर की लंबी लाइन है, तो यहाँ पे 132 लगाया आप लोगों ने, लेकिन यहाँ लंबी लाइन होगी तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा लंबी लाइन के कारण। एक तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, फिर लोड के कारण वोल्टेज घटेगा, लोड के कारण वोल्टेज ये V का मान घटेगा, तो दो बातें होगी। तो यहाँ 33 kV मिलने वाला नहीं है। आप लोगों ने 132/33 रेटिंग दी, लेकिन यहाँ नहीं मिला, तो फिर क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से इसकी टेप बढ़ाएंगे, टेप बढ़ाएंगे तो इसके टर्नों की संख्या को कम ज़्यादा करेंगे। किसके टर्नों की संख्या को, मान लीजिए कि इसमें टर्नों की संख्या यहाँ लगाई आप लोगों ने, यहाँ टर्नों की संख्या लगाई, तो इसके टर्नों की संख्या कम ज़्यादा करेंगे तो वोल्टेज का मान कम ज़्यादा। आप लोगों को पता है कि ट्रांसफार्मर में वोल्टेज टर्नों के ऊपर डिपेंड होता है, टर्नों की संख्या अधिक होगी तो वोल्टेज अधिक होगा, टर्नों की संख्या कम होगी तो वोल्टेज कम होगा। लेकिन ये बात आती है कि ये इसका मुख्य कार्य क्या है। टेप चेंजर मैं आपको लगा के दिखाऊंगा सर इसके सर्किट में, कि लंबी दूरी की लाइनों में या लंबी दूरी की संचारित लाइनों में वोल्टेज ड्रॉप होता है, उस वोल्टेज ड्रॉप की क्षतिपूर्ति के लिए टेप चेंजर का प्रयोग किया जाता है। लिख लेना मेरी बात। परिणामित्र की निर्गत वोल्टता आउटपुट वोल्टेज को स्थिर बनाए रखने के लिए, क्या लिखेंगे, ट्रांसफार्मर की आउटपुट वोल्टेज को स्थिर बनाए रखने के लिए, अर्थात सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज को स्थिर बनाए रखने के लिए, या लंबी दूरी की लाइनों को लंबी दूरी की संचारित लाइनों में वोल्टेज ड्रॉप को पूर्ति करने के लिए टेप चेंजर का प्रयोग किया जाता है। टेप चेंजर का प्रयोग किया जाता है, जिसको टेपिंग स्विच के नाम से जानते हैं। क्या लिखेंगे, टेपिंग स्विच लिखेंगे यहाँ पे, जिसको टेपिंग स्विच के नाम से भी जाना जाता है। अब कितने होंगे, किस प्रकार कार्य करेंगे, वो देखेंगे। सबसे बड़ी बात आती है कि टेपिंग स्विच कहाँ लगाना चाहिए। ये देखने वाली बात है कि टेपिंग स्विच कहाँ लगाना चाहिए। मैं आपको टेपिंग स्विच को लगा के दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर आप देखोगे कि टेपिंग स्विच कहाँ लगाएंगे, मैं उसके बारे में बताता हूँ आपको। देखो, सबसे पहले बात आपको पता होगा कि वाइंडिंग दो प्रकार की होंगी, एक प्राइमरी वाइंडिंग, एक सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ये कह सकते हैं, मैं आपको बताया था कि प्राइमरी कौन सी वाइंडिंग है, HV है या LV है, ये नहीं बता सकते। HT है या LT है, ये नहीं बता सकते। वो ट्रांसफार्मर की कंडीशन देखी जाएगी। मान लीजिए कि एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, मान लीजिए कि एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो 33 kV वोल्टेज को 132 kV वोल्टेज में मतलब कि उसको बदलता है, उसको बढ़ा के देता है। तो HV कौन सी होगी, उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग, क्योंकि प्राइमरी में कौन सा दिया 33 kV वोल्टेज दिया, लेकिन सेकेंडरी में क्या मिला 132 kV मिला, तो उसकी प्राइमरी वाइंडिंग तो होगी LV और सेकेंडरी होगी HV। लेकिन एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा तो क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी में वोल्टेज माना कि 132 और सेकेंडरी में क्या होगा 33 kV वोल्टेज है, तो क्या कह सकते हैं, उसकी सेकेंडरी क्या होगी, उसकी सेकेंडरी LV होगी और प्राइमरी HV होगी। तो प्राइमरी वाइंडिंग HT हो सकती है, LT हो सकती है, वो ट्रांसफार्मर की कंडीशन देखी जाती है। सेकेंडरी वाइंडिंग LT हो सकती है, HT हो सकती है, वो भी ट्रांसफार्मर की कंडीशन देखी जाती है। तो टेप चेंजर को कहाँ लगाएं, टेप चेंजर को किस वाइंडिंग पे संयोजित किया जाता है, किस वाइंडिंग के टर्नों की संख्या को टेप चेंजर की सहायता से कम या अधिक किया जाता है, ये प्रश्न काफी बार परीक्षा में आ चुका है। तो कह सकते हैं टेप चेंजर हमेशा, लिख लेना, टेप चेंजर हमेशा टेप चेंजर को हिंदी में क्या कहेंगे, टेप प्रवर्ती, हमेशा HV वाइंडिंग पर, HV या HT बोलते हैं, वाइंडिंग पर संयोजित किया जाता है, संयोजित किया जाता है। अब बताओ LT या प्राइमरी पे लगाएं, सेकेंडरी पे लगाएं, ये आपका ऑप्शन गलत होगा। आपको मिलेगा, आपको वहां भी आपको ऑप्शन मिलेगा प्रश्न में कि प्राइमरी पे या सेकेंडरी में, LV में, HV में। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने प्रश्न को किस व्यू से देखा है। मैंने आपको संपूर्ण बातें बताई हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया है और वो डाउट दूर किया है कि कहाँ लगाएं, सेकेंडरी में या प्राइमरी में। ये नहीं कह सकते सेकेंडरी में लगाएंगे, ये नहीं कह सकते प्राइमरी में लगाएंगे, ये कह सकते हैं कि HT में जरूर लगाएंगे, LT में नहीं लगाएंगे। अब आपसे पूछा जाए भाई HV पर ही क्यों लगाया, LT पर क्यों नहीं लगाया, HT पर क्यों लगाया, कह सकते हैं कि HT वाइंडिंग में वोल्टेज अधिक होने के कारण वहां धारा का मान कम होता है। धारा का मान कम होने के कारण जहां करंट का मान कम होगा वहां टेप चेंजर लगाया जाएगा। इसलिए पूछा जिस वाइंडिंग में, ये भी प्रश्न आ सकता है आपके सामने, कौन सा, कि टेप चेंजर कहाँ लगाएं,
हाई करंट दिशा में या लो करंट दिशा में, तो लो करंट की दिशा में लगाएंगे। लो करंट क्या होगा, जहां वोल्टेज का मान अधिक होगा वहां धारा का मान कम होगा। तो दोनों बातें आपके सामने हो सकते हैं कि कम धारा के वाइंडिंग में या अधिक धारा के वाइंडिंग में, हाई करंट वाइंडिंग या लो करंट वाइंडिंग, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने प्रश्न को किस विषय देखा और किस विषय पढ़ा है, आंसर कैसे दिया है। तो क्या लिख सकते हैं, इसको हाई वोल्टेज साइड में लगाएंगे, या दूसरा आप लिख सकते हो कम धारा कुंडलन पर संयोजित किया जाता है। एक तो इसका कारण यह है, दूसरा प्रश्न कि एचवी पर क्यों लगाइए, क्योंकि इसका लिख लो, क्योंकि एचवी में धारा कम होती है, हाई वोल्टेज साइड में धारा कम होती है, इसलिए इसको लगाया यहाँ पे। एक बात आपके सामने आओगी। अब ये देखेंगे कि टेप चेंजर से क्या होगा। टेप चेंजर हाई वोल्टेज साइड की वाइंडिंग में टर्नों की संख्या को कम ज्यादा करेगा। टेप चेंजर का कार्य क्या है, टर्नों की संख्या को कम ज्यादा करना। टर्नों की संख्या अधिक करेगा तो वोल्टेज अधिक हो जाएगा, टर्नों की संख्या कम करेगा तो वोल्टेज कम हो जाएगा। इसलिए अब देखते हैं कि ये टर्नों की संख्या कम ज्यादा करता कैसे करता है और कितने प्रकार का टेप चेंजर होता है, वो अब प्रकार पढ़ेंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो, और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि भविष्य में जब भी किसी प्रकार का वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आए और आराम से देखकर अपने नोट्स बना के अपनी सफलता को प्राप्त कर सको। तो अब देखते हैं कि इसके जो टेप चेंजर वो कितने प्रकार के होते हैं, टेपिंग स्विच कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। अब प्रकार दिखाता हूं आपको, 2 प्रकार के होंगे आपके सामने। कितने होंगे, 2 प्रकार के टेप चेंजर होंगे। अब मैं दोनों का नाम लिख देता हूं कि टेप चेंजर क्या होता है। देखो, टेप चेंजर आपको बता दिया, टेप चेंजर के प्रकार, वैसे लिख लो, टेप चेंजर 2 प्रकार के होंगे। एक होगा ऑन लोड, पहले ऑफ लोड लिख लो, ऑफ लोड टेप चेंजर, टेप, और दूसरा होता है ऑन लोड टेप चेंजर, ऑन लोड टेप चेंजर। अब कैसे टेप चेंज करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। एक छोटा सर्किट बना के दिखाऊंगा आप लोगों को मैं, किस प्रकार टेप चेंज करता है। देखो, मान लीजिए कि आपने एक ट्रांसफार्मर का स्वरूप बनाया, जैसे ये लिया आप लोगों ने, ये ट्रांसफार्मर बनाया, ये आप लोगों ने कोर लगाई और यहाँ पे आप लोगों ने एचवी वाइंडिंग लगा दी, हाई वोल्टेज साइड ये दिखा दिया आप लोगों ने, ठीक है ना। अब स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, मान लीजिए टेप चेंजर हो गया, ये हाई वोल्टेज साइड दिखाई आप लोगों ने। अब यहाँ एक क्या होगा, एक सेलेक्टर स्विच होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक सेलेक्टर स्विच होगा। ये सेलेक्टर स्विच लगाया, यहाँ पे कुछ टर्मिनल होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 5 और ये ऑफ हो गया, ये आपका स्टॉप हो गया, यहाँ पे ऑफ है। मान लें कि 5 मैंने टेपिंग दिखाई आप लोगों को। अब इस दिशा में बात करूँ यहाँ पर, देखो इसको 2 भागों में बांट देते हैं। चलो मैं बता देता हूँ कि यहाँ लगाएंगे टेप चेंजर, कहाँ लगाएंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग पे लगाएंगे। तो ये बांट दिया यहाँ पे। अब देखो गौर से देखेंगे कि यहाँ से ये तो सीधा था आपका प्राइमरी वाइंडिंग का। अब यहाँ से टेपिंग निकाल दो, 1 2 3, 1 2 3 टेपिंग निकाल देते हैं यहाँ पे, ये निकाल दो। जैसे कि 1 2 3 4 5 है अपने पास, तो 5 टेपिंग निकालेंगे, 2 इधर कर देते हैं, 2 इधर कर देते हैं, ठीक है। 2 इधर कर दो, 2 इधर कर दो, कोई बात नहीं है। 1 2 3 4 5 ऐसे कर देते हैं। अब आप देखोगे ये तो मेन सिरे आप लोगों के, ये तो आपके मेन है जो कि आप इससे वोल्टेज लेोगे, लेकिन वाइंडिंग किस प्रकार संयोजित होगी उसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो वाइंडिंग किस प्रकार से उसकी बात करें तो देखो, यहाँ से इसको लगा देते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप। और इसमें सेलेक्टिव स्विच होता क्या है, देखो किस प्रकार की व्यवस्था होती है उसमें, इस प्रकार की व्यवस्था होती है। यहाँ से ये सेलेक्टिव स्विच में व्यवस्था होती है इस प्रकार से, यहाँ पे ये सेलेक्टिव स्विच में व्यवस्था होती है इसमें। अब यहाँ से जो कनेक्शन करेंगे, यहाँ से जो कनेक्शन करेंगे वो किस प्रकार करेंगे, देखो यहाँ लगा दो, 1 2 3 4 5 और 6 और 7 8 ये हो गया अपने यहाँ पे, ठीक है ना। 7 8 ये हो गया। अब धीरे धीरे यहाँ से इसको संयोजन कर दो आप लोग, यहाँ से ये 1 2 3 4 5 ये हो गया, 5 होंगे। और
देखो ये आपका टेपिंग स्विच लगाया, तो ये क्या है, ये आपका सेलेक्टर स्विच है। ये क्या है, ये आपका सेलेक्टर स्विच है। मैं यहाँ रेड कलर से दिखा देता हूँ। ये क्या आपका सेलेक्टर स्विच, सेलेक्टर स्विच है आपका ये। अब ये देखो सेलेक्टर स्विच में क्या होगा, ये दो पत्तियां होंगी। एक को किससे लगाया, 3 से लगाया। देखो 1 नंबर स्टेट को 3 से लगाया, 2 नंबर स्टेट को घुमा के यहाँ से कितने लगाया, 6 नंबर से लगाया। 2 नंबर स्टेट को किससे लगाया, 5 से लगाया। देखो 2 साथ साथ में होंगे, 3 तो इधर पॉइंट होंगे। देखो एक तो ये है, 2 3 और 4 5 6 7, 6 पॉइंट अंदर है। 1 2 3 4 5 6 7 ये लगा रखे हैं आप लोगों ने। अब क्या होगा इसमें कि इससे एक इधर होगा, एक सिरा इधर का होगा, एक सिरा इधर का होगा, एक सिरा इधर का होगा। देखो और एक सिरा इधर का होगा, एक सिरा इधर का होगा। तो क्या होगा, 2 नंबर देखो, अब यहाँ से 1 और 2 शॉर्ट हैं, आप घुमाओगे 1 और 2 शॉर्ट हैं, तो एक से क्या, देखो एक सिरे से लगा रखा है 2 नंबर की, एक से लगा रखा है 1 नंबर, ये 4 नंबर, एक सिरे से 4 नंबर और 2 से 6 नंबर है। तो दोनों सिरे शॉर्ट हो जाएंगे, तो आधी वाइंडिंग बीच की कट गई। तो वाइंडिंग कट गई तो क्या होगा, वो वाइंडिंग कटने के साथ ही और आपका वोल्टेज घट जाएगा। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, 3 और 4, देखो 2 और 3 है, इसको घुमाएंगे 2 और 3 शॉर्ट। 2 नंबर में क्या है, 6 नंबर है, और 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर है। तो 2 और 3 शॉर्ट हो जाएंगे, फिर वाइंडिंग बढ़ जाएगी, तो फिर क्या होगा, आपका वोल्टेज और घट जाएगा। तो इस प्रकार आप इस सेलेक्टर स्विच के साथ ऐसे या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। आप शॉर्टकट में आपको समझाऊं, यदि समझ में नहीं आता तो छोटा देखो आप लोग। इस प्रकार यदि सिंगल की बात करें तो इस प्रकार भी दे सकते हैं। जैसे ये आप लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मर लगाया, तो ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग होगी और ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग, एचवी मान लेते हैं यहाँ पे, एचवी। यहाँ से वोल्टेज देना आप लोगों को। तो ये हो गया, देखो यहाँ से ये सेलेक्टर स्विच लगा देते हैं यहाँ से कि इस वाइंडिंग के ऊपर ये सेलेक्टर स्विच लगाया यहाँ पे, ये सेलेक्टर स्विच लगाया यहाँ पे। अब इस सेलेक्टर स्विच को आप घुमाओगे तो एक स्टेप ये चली जाएगी इसकी, एक स्टेप ये चली जाएगी इसकी, और एक स्टेप ये चली जाएगी इसकी, एक स्टेप ये चली जाएगी इसकी। तो क्या होगा, जो जो टर्नों की संख्या बढ़ेगी वोल्टेज का मान आगे बढ़ता जाएगा, जो जो टर्नों की संख्या बढ़ेगी वोल्टेज का मान आगे बढ़ता जाएगा। उसी प्रकार सेम टू सेम कंडीशन ये है। तो सेलेक्टर स्विच का के काम क्या रहा कि ट्रांसफार्मर के टेप को बदलना, टेपिंग को, तो जो टेप निकाल रखे हैं टेपिंग को अलग अलग रूप में संयोजित करना, जो सावरक कुंजी बोलते हैं। इसका कभी कभार नाम आता है कि सावरक कुंजी क्या होती है, सावरक कुंजी क्या होती है, सावरक कुंजी के नाम से जानते हैं सेलेक्टर स्विच को। तो ये तो था आपका टेप चेंजर। अब टेप चेंजर को 2 प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन, एक ऑफ लोड एक ऑन लोड। ऑफ लोड में क्या होता है उसके बारे में सुन लो। ऑफ लोड टेप चेंजर अधिकतर उस ट्रांसफार्मर में प्रयोग किया जाता है जहां पे वोल्टेज का मान कम होता है। इसका मतलब कह सकते हैं ये अधिकतर वितरण ट्रांसफार्मर में किया जाता है। किसमें करेंगे, काफी बार पूछा जाता है इसका ऑफ लोड के बारे में। ये ऑफ लोड की बात करें, ये अधिकतर वितरण ट्रांसफार्मर में प्रयोग किया जाता है। वितरण ट्रांसफार्मर जो गांव में होते हैं, जो छोटे छोटे सब 33 केवी में होते हैं, ट्रांसफार्मर में होता है, अधिकतर वितरण ट्रांसफार्मर में प्रयोग किया जाता है। और ये आपको बता दिया ये कहाँ लगेगा, एचवी साइड में लगेगा। और इसका मुख्य कार्य क्या है, क्योंकि वितरण में क्यों करते हैं, इसमें टेप बदलते समय क्या है, अधिक स्पार्किंग होती है। अधिक स्पार्किंग होने के कारण क्या करेंगे, लोड को बंद कर देंगे। लोड बंद करके इसका प्रयोग क्या है, ऑफ लोड ट्रांसफार्मर से पहले लोड हटाएंगे, फिर उसके बाद में टेप बढ़ाएंगे, फिर ट्रांसफार्मर लोड डालेंगे और इसको चलाएंगे, चलाकर लोड डाल देंगे। इसका काम ये है। इसकी क्षमता कितनी होती है ऑफ लोड वाले की, ये काफी बार प्रश्न पूछा जाता है कि ऑफ लोड ट्रांसफार्मर जो टेप चेंजर है उसकी क्षमता कितनी होती है, उस क्षमता के बारे में पूछा जाता है। और ये प्रयोग कहाँ करते हैं, ये लोड हटाकर उसके बाद ही प्रयोग किया जाता है। बिना लोड क्या कहेंगे, बिना लोड ट्रांसफार्मर की टेप बदलने के लिए किस प्रकार के टेप चेंजर का प्रयोग किया जाता है, उसको कहते हैं ऑफ लोड टेप चेंजर। क्या कहेंगे, ऑफ लोड टेप चेंजर। बिना भार के साथ, भार रहित अवस्था में। कब कार्य करेगा, भार रहित अवस्था में। कहाँ करेंगे इसका संयोजित, अधिकतर वितरण ट्रांसफार्मर में करेंगे। और इसकी क्षमता देखो, क्षमता क्या है इसकी, प्लस 2.5%। इसकी क्षमता कितनी है, प्लस 2.5। इसका मतलब 2.5% वोल्टेज को बढ़ा सकता है, से -10%। इसका मतलब 10% तक इसकी क्षमता होती है। 10% -10% वोल्टेज घटा सकता है, ये इसकी क्षमता थी। उसके बाद एक आता है ऑन लोड। ऑन लोड आता है भार रहित अवस्था में। ये हाथ से संचालित होता है ये, और ये किसी मोटर के द्वारा संचालित कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक हो सकता है, और किसी मोटर का बटन दबाए मोटर से टेप को चेंज कर सकते हैं। अब इसकी बात करें, किसकी, ऑफ लोड वाले की बात, ऑन लोड की बात कर लेते हैं। ये भार सहित होता है,
भार सहित अवस्था में, ट्रांसफार्मर भार सहित अवस्था में ये कार्य करता है। भार के साथ ही ट्रांसफार्मर की टेप को चेंज कर देता है। ये क्या करता है, HV वाइंडिंग के टर्नों को घटा बढ़ा सकता है। इसकी क्षमता देखो, इसकी क्षमता +5% से -15% तक होती है। इसकी क्षमता कितनी होगी, +5% से 15 क्षमता की। ये पावर ट्रांसफार्मर में प्रयोग किया जाता है। लिख लो, ये अधिकतर पावर ट्रांसफार्मर में प्रयोग किया जाता है, जो कि लोड के साथ वोल्टेज के मान को कम ज़्यादा कर सकता है। तो इसका टेप चेंजर का मुख्य कार्य आउटपुट वोल्टेज को स्थिर बनाए रखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, जो कि मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये तो थे दोस्तों इस ट्रांसफार्मर के छोटे छोटे मुख्य भाग। अब कुछ भाग और बच गए, जैसे ब्रीदर बच गया, बुकोल्स रिले बच गई, एक्सप्लोजन इवेंट बच गया। ये क्या है, ये सुरक्षा पार्ट्स इसके, किसके, ट्रांसफार्मर के सुरक्षा पार्ट। ये ट्रांसफार्मर को सुरक्षित रखते हैं, इनकी सुरक्षा करता है ट्रांसफार्मर की। ये तो तीनों पार्टों को पड़ेगी कि ट्रांसफार्मर की सुरक्षा युक्तियाँ कौन कौन से, सुरक्षा के भाग कौन कौन से होते हैं, वो अगली वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू, धन्यवाद।